कि हम लोग का प्रेप ही ऑनलाइन हो गया पूरा। सर 10th वालों के शायद अब तक बोर्ड्स ही नहीं हो रहे। नहीं बोर्ड्स किसी हाँ के सर, नहीं हुए। 10th वालों के बोर्ड्स अभी 1 महीने और है बाकी बोर्ड्स के लिए। हाँ सब मई में होंगे। नहीं 10th क्या 12th का भी तो बाकी है, वही 12th का भी मई में होगा सर जिस हिसाब से केसेस हाँ, बढ़े सर। मुझे नहीं लग रहा होगा उनका। लेंगे भी लास्ट ईयर जैसे इंटरनल लेना असेसमेंट तो पड़ेगा यार। देखो ना सितंबर में कितनी बुरी हालत थी, जेई मेन कराया ना, तो एग्जाम तो होंगे, एग्जाम तो होंगे। क्या करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना, फैशन पूरा खराब नहीं कर सकते बच्चों का। अब जैसा करें वो हो सकता है कि, प्रॉब्लम ये ना इतनी इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है कि मैनेज करना ही इम्पॉसिबल है कि हम ये सोच लें कि चलो हमारे भी तो ऐसे ही लिए थे, मतलब आधा कर दिया था क्लास में जितने बच्चे बैठने वाले हैं लास्ट पेपर को। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, वही एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्लॉट्स बनाए जाएं या फिर इसके स्टेट्स के हिसाब से अलग कुछ किया जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एक साथ। सर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्टेयरकेस जो एंट्री वाला स्टेयरकेस होता है वो तो छोटा सा ही रहता है, मतलब। हाँ सर, मैं जिस स्कूल में था उसमें एक क्लास में था, आई गेस, आई डोंट नो, कुछ सीन हुआ था। अच्छा देखो यार, अब तो बच्चों को भी हो जा रहा है प्रॉब्लम, ये भी तो है, पहले बच्चों को नहीं हो रहा था एटलीस्ट, लेकिन अब तो क्या करते हैं। चलो, irrespective of all things we'll continue our preparation। हम देखते हैं कैसे करना है। तो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, क्या था हमारा लास्ट पॉइंट? सर फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। सर्कल्स। ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी हो गया था, ठीक है। जरा ऑर्थोगोनैलिटी रिवाइज कर दो भाई। ऑर्थोगोनैलिटी हमने क्या पढ़ा था? सर d² = r1² + r2², फिर वो एक दूसरा फॉर्मूला निकाला 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2। गुड गुड गुड। अरे तुम्हें दो फॉर्मूले याद है तो ऑर्थोगोनैलिटी में कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। बट मैंने जैसा कहा कि मैंने एक और चीज अगर तुम्हें याद हो डिस्कस की थी, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है एंगल बिटवीन सर्कल्स इज 90 डिग्रीज। अब ये एंगल चेंज भी हो सकता है, ये एंगल 60 हो सकता है, 30 हो सकता है। सपोज क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मल्स के बीच में निकाल लेंगे। हाँ हाँ, so the best method is to find the angle between normals instead of angle between tangents, because angle सेम ही रहेगा। और नॉर्मल यहाँ पे स्पेशल थी, तो वो जो कोसाइन रूल होता है उससे आंसर निकल जाएगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसी की हेल्प से फिर वो डिराइव भी कर सकते हैं कि d² = r1² + r2²। तो एज अ ये फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो। जैसे मान लो ये एक सर्कल है हमारा, x² + y² + ax + 1 = 0। सेकेंड सर्कल ले लेते हैं, चलो x² + y² -3x + y + 5 = 0। cut each other orthogonally, then find a, find the value of a। तो फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करो आंसर बताओ। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा थियोरी का पार्ट यहाँ पे यूजफुल होगा? ऑब्वियसली 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2। आर्यन वो क्यूबिक वाला क्वेश्चन क्या पूछा था आर्यन? उसका क्यूबिक वाला क्वेश्चन तुमने व्हाट्सएप किया था आर्यन, क्या पूछा था? यही ना कि रूट्स कॉन्जुगेट पे? हाँ सर वो एक्चुअली मैच द कॉलम्स में क्यूबिक पे आया था कि if a cubic has imaginary roots then the roots must be in conjugate pair। इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स। सर उसमें कोएफिशिएंट्स पे कोई कमेंट नहीं किया था, उसमें बस ये था कि अच्छा, अगर इमेजिनरी रूट्स होंगी तो दोनों रूट्स अगर कॉन्जुगेट इमेजिनरी पेयर में होंगी तो होनी चाहिए। हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, ऐसा लिखा हुआ था। यस सर। नहीं गलत लिखा हुआ था, यस सर, वो मतलब ट्रू स्टेटमेंट होना सही चाहिए नहीं ना। है। नहीं भाई, क्यों ट्रू होना चाहिए? जब तक आप ये नहीं बोल रहे हैं दैट ऑल कोएफिशिएंट्स आर रियल, तब तक नहीं होगा ऐसा, ठीक है? इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रियल देन imaginary roots will occur in a conjugate pair, otherwise they will not, I mean may or may not be, दोनों हो सकता है। तो अगर ये चीज वहां पे मिसिंग है, if it is not given that all coefficients are real, then the statement is false, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है?
मैट्रिक्स मैच कहाँ पे आ गया भाई? मैट्रिक्स मैच तो कहीं था ही सर ये नहीं। पेपर में आया था, ट्रू एंड किसका फॉल्स पेपर? सर। ट्रू एंड फॉल्स से, अच्छा अच्छा, ओके। उसी की वजह से गलत हो गया। अभी एक आंसर क्या आया? आंसर बताओ, फिफ्थ का आंसर क्या है? -4। -4 इज करेक्ट। सो 2g1 जीरो को, ये 2g1 ही हो गया ए, है ना, इनटू g2 क्या हो गया? -3/2 सर प्लस 8/2 होगा ना? 2f, मैंने 2 कैंसिल कर दिया ना, 2g1 ओके सर। y यहाँ पे है नहीं तो 2f1 f2 0 हो गया, इज इक्वल टू c1 प्लस c2। So a equals to -12/3, that is -4। मतलब यहाँ गलती मत करना, ठीक है, समझ में आ रहा है हमको, इजी क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो। इस बार लोकस का क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल, locus of center of a circle which cuts this circle x square plus y square minus 20x plus 4 equal to 0 orthogonally and touches the line x equals to 2। देखो भाई, तो क्वेश्चन लोकस का है, और लोकस के क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे कोनिक्स में तो मिलते ही रहेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लो कि यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर है 10,0, हाँ 10,0, और रेडियस भी कुछ होगी। तो ये जो है एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस हमको फाइंड करना है जो इस सर्कल को तो ऑर्थोगोनली कट करता है, और ये जो लाइन है x इक्वल टू 2, x इक्वल्स टू 2, इसको टच करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ सर y square equals to 16x, y square equals to 16x, okay nice, which is the equation of a parabola, है ना, this is the equation of a parabola। किसी ने अगर पैराबोला पढ़ा हो तो बता सकता है इसका आंसर पैराबोला क्यों आ रहा है, why, सोच के बताना। सर पैराबोला का जो डेफिनेशन होता है सर, वो वो होता है कि अगर एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस एक पॉइंट का सेम है तो वो लोकस एक पैराबोला का होगा। तो क्योंकि इधर वो टेंजेंट और सेंटर ऑफ दूसरे सर्कल से डिस्टेंस सर वो सेम है तो डायरेक्ट्रिक्स एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो तुमने PS इक्वल टू PM पढ़ा होगा, तुम उसी बात कर रहे हो, तो उसमें ये होता है कि एक फिक्स पॉइंट से उसके डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, PS इक्वल्स टू PM। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये सर्कल दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके डिस्टेंस जो है वो उसके सेंटर से फिक्स्ड है। बट अगर यहाँ पे PS इक्वल टू PM है तो वो प्रूफ करना पड़ेगा, वो ऑब्वियस नहीं है ना, वो PS इक्वल टू PM अगर तुम्हें दिख रहा है कि ऐसा होना चाहिए तो वो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मान लिया जाएगा। बात भी समझ में आ रही है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर यही डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू 2 और फोकस इस पैराबोला का, जिन लोगों को पैराबोला के बारे में पता हो डिस्कशन उनके लिए है, जिन लोगों ने पैराबोला पढ़ा ही नहीं है उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यही इसकी ये जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है और ये जो 10,0 इसका फोकस है, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो PS इक्वल टू PM तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि होगा नहीं, क्योंकि PM यहाँ पे रेडियस है और PS रेडियस कैसे हो सकती है, PS रेडियस क्यों नहीं हो सकती फिर? यस दोनों समझ में आ रही है बात ना, प्रॉब्लम हो जाएगी ना उसमें फिर। सर वो पॉइंट अगर लेके तो वो मतलब सर्कमफेरेंस के आगे तो नहीं हो सकता। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर आया उसी से एक बार विजुलाइज करो, y स्क्वायर इक्वल टू 16x अगर मेरा आंसर आ रहा है, जिन लोगों ने पैराबोला पढ़ा हो उनको समझ में आ रहा होगा कि हमारा फोकस कहाँ पे है,
फोकस कहाँ पे है? 4,0 पे है। और उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल्स टू -4 है, तो कहीं और है। डायरेक्ट्रिक्स कहीं और है और फोकस कहीं और है। बट एनीवेज, हमको पैराबोला से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। हम वापस आते हैं सोल्यूशन पे। तो कैसे इसका लोकस निकाला जाए भैया? इसका लोकस कैसे फाइंड किया जाए, बताओ, कौन बता रहा है? सर 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 हम सर्कल की पहले तो इक्वेशन अज्यूम करके g1 h कॉमा सर्कल के की फिर वो इक्वेशन? रिलेशन किस सर्कल की? जो वेरिएबल सर्कल है उसकी इक्वेशन अज्यूम करने में, ठीक है, हाँ काम हो जाएगा, मान लिया मैंने। तो चलो, फिर और कोई? 2g1 g2 + 2 1f2। हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा मेथड, ठीक है। और कोई मेथड किसी को समझ में आ रहा हो तो? कोई लोकस और मेथड? उसको p इज इक्वल लोकस टू r लगा लिया, सॉरी सेंटर अज्यूम करके। सेंटर मैंने h कॉमा के अज्यूम किया हुआ है। सर इसके बाद तुम क्या सेंटर को करोगे? -g, -f कर लेते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएगा। भाई लोकस में मैंने लोकस की वजह से ना इसको h कॉमा के अज्यूम कर लिया है। क्या तुम बता सकते हो कि pm कितना होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ pm इन माय h डायग्राम? स्क्वायर + c स्क्वायर - c। क्या हो गया? लड्डू खा के हाई हो गया क्या? x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है h कॉमा k की? अच्छा ओके। h -2 h -2 मॉड ऑफ h -2 इतना ही तो है। और मॉड ऑफ h -2 है क्या? ये रेडियस ही तो है। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस वेरिएबल सर्कल। pm रेडियस ही तो हुई है कि नहीं? अब अगर तुम्हारा रेडियस इन टर्म्स ऑफ h आ चुका है पहले सर्कल का, और तुम्हें दूसरे सर्कल के बारे में सब कुछ पता ही है, तो इस क्वेश्चन में क्यों ना ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज की जाए ऑर्थोगोनलिटी की? ये बेटर रहेगा ना, d² इक्वल्स टू r1² + r2²। बिकॉज लोग d² कितना आएगा? d का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ps। सो इट इज h -10 का होल स्क्वायर प्लस k -0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r1², इट इज h -2 होल स्क्वायर प्लस r2², जो भी इसकी रेडियस हो, कितनी है भाई? 100 - 4 96। क्यों? ये यस बेटर सर। रहा ना? हमारे पास कोई और वेरिएबल है ही नहीं जिसको एलिमिनेट करना है। हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। इसको बस ओपन करो। h² - 20h + 100 + k² is equal to h² - 4h + 4 + 96। 96 + 4 100 cancel, h² cancel, and your answer is k² equals to 16h, यानी कि y² is equal to 16x. So we are not going to discuss about this equation. अभी हमको पैराबोला नहीं पढ़ा है हमने, जब पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसे केसेस में आंसर पैराबोला आता है, उसकी ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए लोकस निकालने के लिए, अब तुमने ऑर्थोगोनैलिटी में क्या पढ़ा है? बिल्कुल सही बोला उसने कि इक्वेशन ऑफ सर्कल अज्यूम कर लीजिए। लेट्स अज्यूम द इक्वेशन ऑफ सर्कल एज x² + y² + 2gx, उससे भी आंसर आ जाता है। बट मैंने ये प्रेफर किया बिकॉज मुझे रेडियस दिख गई इन टर्म्स ऑफ h, या मे बी इन टर्म्स ऑफ h and k आ जाती। तो जैसे मुझे रेडियस दिखी, मुझे लगा कि ये करना बेटर रहेगा कहीं पर। हो गया, इससे भी उससे भी हो जाएगा, ठीक है। सर ओके हाँ सर वो वाले जो सर्कल का इक्वेशन अज्यूम करने वाला मेथड है, उसमें c भी फिर निकालना पड़ता रहा, इसके लिए वो थोड़ा लंबा हो जाता। बिल्कुल, मतलब वो जो टच कर रहा है x = 2 को, ये प्रॉपर्टी यूज करके c मिल जाता हमको, लेकिन लेंथी हो जाता है, उससे सही बात है। ओके सर ये h -2 का मॉड एक बार बताएंगे? ये देखो ना, लाइन है यार, ये लाइन है x = 2 और ये एक पॉइंट है h, k। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये लगा लो। हाँ क्या होता है? ओके है ना? ये तुम्हारा x - 2 = 0 है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? इसकी इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो मॉड ऑफ h - 2 अपॉन √a² + b², तो यहाँ पे 1² ही आएगा। सो आंसर इज मॉड ऑफ h - 2, है ना? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट में जो तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो है ही, ठीक है, बट उसको तुम एज ए प्रॉपर्टी भी याद रखना, ठीक है? दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है बट उसको तुम एज ए प्रॉपर्टी याद रखना। प्रूव दैट
locus of the center of a circle cutting two fixed circles orthogonally is the radical axis of two circles. Explanation अगर चाहिए तो ये दो सर्कल्स हैं जो दिए हुए हैं, right? And there is a variable circle because there may exist lot of such circles which will cut the given two circles orthogonally. So locus जो होगा इसके सेंटर का, it is going to be the radical axis of these two circles. इनको प्रूव करना है. चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को अपने आप. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली अगर तुम इसको ज्योमेट्री से कर सकते हो तो देयर इज नथिंग गुड. सर अगर वो फॉर्मूला लगाते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा 2G1G2 वाला. बिल्कुल सही बात है, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे बहुत जल्दी हो जाएगा. बट उसके लिए हमको सर्कल्स की इक्वेशन अज्यूम करनी पड़ेगी ना. तो एक बार को क्या हम ज्योमेट्री से काम कर सकते हैं? थिंक, सोचो एक बार कि क्या हम ये काम ज्योमेट्री से कर सकते हैं? क्योंकि अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो फिर देखेंगे. क्या पढ़ा है हमने ऑर्थोगोनैलिटी में? इतना मुश्किल नहीं है. ऑर्थोगोनैलिटी में ये पढ़ा है कि जिस पॉइंट, अगर ये दोनों सर्कल्स, कॉल दिस सर्कल S1 equal to 0, S2 equal to 0 and this variable circle is S equal to 0. तो पहले हम लेते हैं S equal to 0 और S1 equals to 0 को. Both circles are cutting each other orthogonally. What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस सर्कल को तो ये इसके सेंटर से पास करेगी. इस सर्कल की टेंजेंट जो है वो इसके सेंटर से पास करेगी. बात सही है. सिमिलरली अगर हमने यहां से टेंजेंट ड्रॉ की तो वो इसके सेंटर से पास करेगी, और एक बार फिर अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की तो वो इसके सेंटर से पास. कुछ दिखा? कुछ दिखा? केवल कंस्ट्रक्शन से ही क्लियर है यार कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये टेंजेंट्स सेंटर से पास कर रही हैं, सो दीज टू लेंथ्स आर गोइंग टू बी सेम. क्यों? क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है. देखा तुम लोगों को? अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q है, ये पॉइंट ऑफ, तो क्लियर सी बात है कि PQ is going to be equal to PR equals to radius of the variable circle, right? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों रेडियस बन जा रही है? बिकॉज ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसीलिए जो टेंजेंट है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो डेफिनेटली कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज P is a point from where tangents are drawn which are equal in length for two different circles. So P, the locus of P must be the radical axis. But ठीक है, किसी को अगर इसमें मजा ना आ रहा हो तो फिर उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा मेथड x² + y² + 2g1x, ये S1 मान लो, प्लस 2f1y + c1 = 0. S2 अज्यूम कर लो, x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0. S अज्यूम कर लो, वेरिएबल सर्कल,
अब वेरिएबल सर्कल मैंने h, k अज्यूम किया है, तो उसका सेंटर जो है लिखते हैं माइनस, सॉरी सेंटर इसका लिखेंगे माइनस, बस सेंटर के हिसाब से -2hx - 2ky प्लस c इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दोनों सर्कल्स और ये दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन यूज कर लेते हैं। चलो भाई ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन यूज करो, 2g1 g2, so 2g1 into -h plus 2f1 into -k is equal to c1 minus c, और सिमिलरली यहाँ पे जाएगा 2g2 into -h plus 2f2 into -k is equal to c2 minus c. Now the only unknown, the only variable we want to eliminate will be c. c को हम हटाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट, है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सो व्हाट डू यू गेट नाउ? क्या मिलता है भाई? वो c1 प्लस c क्यों नहीं है? तो वो प्लस होगा ना, c1 प्लस c एंड c2 प्लस c। मैंने क्या लिखा है? अच्छा मैंने, सॉरी यार, ठीक है, करना तो सब्ट्रैक्ट ही है। और एक्चुअली सर वो -h -k नहीं होता, वो -g1 -f1 -g2 -f2 होता, बट बात वही हो गई। क्या कह रहे हो सर? जो आपने -h के साथ लिया वो एक्चुअली -g1 के साथ होता होगा। हाँ, जो -h के साथ लिया है वो g के साथ होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्यों भाई? 2g1 g2 के फॉर्मूले में g2 क्या होता है? सेंटर इज, इफ सेंटर इज -g -f, मेरा माइनस सही है ना? सर बात वही हो जाती है, छोड़िए। नहीं, बात तो वही हो जाती है, बट स्टिल जो तुम कह रहे हो भाई, g क्या है? g इज द कोएफिशिएंट ऑफ 2x, g इज नॉट सेंटर, सेंटर -g है। अब अगर मेरा सेंटर का x कोऑर्डिनेट h है, तो इसके लिए g क्या है? g इज -h, तो माइनस तो h के साथ आएगा ना। चलो ठीक है, फालतू की बात डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। क्या गया यहाँ पर? बताओ भाई, क्या लिखा जाए सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 2, जल्दी बोलो, g2 - g1 h plus 2 f2 - f1 k equals to c1 माइनस। और अगर तुम्हें याद हो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन यही थी, s2 इक्वल टू s1 से दिस प्लस 2 टाइम्स f2 - f1y प्लस c2 - c1 इक्वल टू 0। तो ठीक है, चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वैसे ही होते हैं, आंख बंद करके सॉल्व करो, खत्म हो जाएगा, वेरिएबल्स एलिमिनेट कर दो, लोकस आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ गया। बट कहीं इजी था, मतलब डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा था कि इसका लोकस जो है वो रेडिकल एक्सिस होना चाहिए। तो इन शॉर्ट, अगर रेडिकल एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया, एक पॉइंट पकड़ा और उससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट, तो ये इक्वल होगी, राइट? और अब इसी दोनों टेंजेंट्स को रेडियस पकड़ के अगर सर्कल बनाया, तो ये सर्कल क्या करेगा? ये सर्कल दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करेगा। एंड आई थिंक रेडिकल एक्सिस से तुम रेडिकल सेंटर पे मूव कर सकते हो। आई थिंक तुम रेडिकल सेंटर की भी प्रॉपर्टी अब समझ सकते हो इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। समझ में आ रही कोई बात? क्या क्या प्रॉपर्टी होगी अब रेडिकल सेंटर की? भाई हमारे पास अगर 3 सर्कल्स हों, ऐसा कुछ, एंड दिस इज द रेडिकल सेंटर, तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेडिकल सेंटर की? सेंटर ऑफ सर्कल which cut all 3 circles which is orthogonal to all 3 circles. Orthogonal to all 3, correct. So the only circle, है ना, इसका मतलब है कि केवल एक ही सर्कल ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली अभी हमने जो पिछला पॉइंट प्रूफ किया उसके हिसाब से द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स विल बी रेडिकल एक्सिस। तो 3 सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट में मीट करते हैं। So there is only one possibility. So there exists only one such circle. Obviously terms and conditions applied हैं, सर्कल्स कोइंसाइड कर गए, सेंटर्स कोलिनियर हो गए, सब ये सब कंडीशंस हटाकर।
So in this case, especially जैसे मैंने डायग्राम बनाया, उस केस में there exists a unique circle which will cut the three circles orthogonally. Center of this circle will be the radical center of the three circles. तो ये point भी note कर लो एक बार. Center of the circle which cuts three circles orthogonally will be radical center. That's it. प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो पता है. इतना है अभी. समझाइए. यस नोट कर लो. यस सर. इजी लग रहा हो, कुछ खास नहीं है, चीजें लिंक्ड है आपस में, और कोई बहुत ऐसी चीजें जो बहुत डिफिकल्ट हो समझने में, या फिर बहुत सारा बैठ के रटना है. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना. यहाँ तक. सर थोड़ा सा नीचे. सॉल्यूशन ये होता है. हाँ सर हो गया. बुकलेट स्टार्ट हुई भाई करनी कुछ. बुकलेट स्टार्ट किए तुम लोगों ने सर्कल की? हाँ सर. यस सर. हाँ ये बुकलेट बड़ी होगी इसकी, पता नहीं, मतलब नॉर्मली तो काफी क्वेश्चंस होते हैं. स्ट्रेट लाइन से बड़ी नहीं जेई है. लेवल में 91 क्वेश्चंस हैं. हाँ सर. जेई लेवल में 90. अच्छा, स्ट्रेट लाइंस के कंपैरिजन में बड़ी नहीं. हाँ तब ठीक है. हाँ सर. स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स दोनों में ही मतलब नॉर्मली काफी क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा. अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे, उसको मैं कवर कर लेता हूँ यार. वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक पॉइंट था हमारा नॉर्मल. तो हालांकि इसको डिस्कस तो हमने कर लिया था, बट हम इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं. सो व्हाट इज नॉर्मल एट अ पॉइंट टू एनी सर्कल? बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, if a tangent can be drawn to any surface, then a normal can also be drawn, because the normal is going to be a line which is perpendicular to the tangent at this point of contact. In case of circle, obviously हमको पता है, ये obvious geometric fact है कि ये line circle के center से pass करती है. So जो इसकी normal की जो generic definition है वो ये है कि it is a line perpendicular to tangent at a point. Tangent at a point at the same point of contact. Not any line, मतलब ये line normal नहीं है ना, जहां पर टच कर रहा है उसी पॉइंट पर जो लाइन है, द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इन केस ऑफ अ सर्कल, normal always passes through center. That's it. इससे ज्यादा नॉर्मल के बारे में और कुछ जानने की जरूरत है नहीं, और इतना तुम्हें ऑलरेडी पता ही था. दोबारा लिख लो. नॉर्मल वर्ड फिजिक्स में तो कई बार आ गया होगा, तो नॉर्मल कुछ ऐसा नया तो नहीं है, सबको नॉर्मल पता ही है. क्यों नॉर्मल? हाँ सर, सबको बहुत पता ही बार है. है. हालांकि यही नॉर्मल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. सर्कल से बहुत आसान है, सर्कल्स में कोई दिक्कत ही नहीं. So every line which is passing through the center of the circle is normal. Normal का यूज क्या होता है? What is the use of normal in maths? क्या लगता है आखिर, मतलब क्या रीजन है उसको डिफाइन करने का? जब टेंजेंट थी हमारे पास
So what is the reason to define another line which is perpendicular to it? फिजिक्स वालों ने मांग लिया कुछ। हाँ, फिजिक्स में तुमने काम किया है, बट इसलिए मैंने मैथ्स की बात की। मैथ्स में क्या हो सकता है काम? एंगल बिटवीन कर्व्स निकालने के लिए। हाँ ठीक है, एंगल बिटवीन कर्व्स के लिए टेंजेंट हमेशा बेटर होती है। केवल सर्कल के केस में नॉर्मल काम अच्छा है। एक्चुअली नॉर्मल, जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एक सर्कल है, मान लो इसकी इक्वेशन दे दिया तुमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 7 रिफ्लेक्शंस के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किस सेंस में? मतलब रिफ्लेक्शन क्या सर? बस नॉर्मल का नाम सुन के समझ ये लगा कि मतलब सर्कल का एक लाइन के अलावा, मतलब वो तो वही रहेगी ना फिर। अगर मैंने नॉर्मल के लॉन्ग सर्कल का इमेज लिया, और देखते हैं, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो तुम ये क्वेश्चन देखो, ये एक सर्कल दिया हुआ है एंड देन देयर इज अ पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज 3,4। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड अ पॉइंट on s equal point q on s equal to 0 such that, first part, pq is minimum, pq is maximum। सबसे बेसिक यूज नॉर्मल का ये है। So whenever you want to find minimum or maximum distances, they will always be along the common normal. The concept, goes beyond 2D geometry. Common normal. अगर एक ऐसी लाइन हमको मिल रही है which is perpendicular to two surfaces, तो फिर उस लाइन के along ही हमेशा उसकी minimum या maximum distances होंगी। Given that obviously differentiable function है, curve है, जो भी चीजें हैं, जो कैलकुलस की प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी फॉलो हो रही हैं, तो फिर दिस इज अ फैक्ट। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन सभी को करना आता है, क्यों है कि नहीं? कोई है इस क्लास में जो इस क्वेश्चन को ना कर सकता हो? बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि इस क्वेश्चन में अगर मुझे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट चूज करना है जो P से मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो इंट्यूटिवली तुम O से P को ज्वाइन कर दोगे और तुम बोलोगे ये वो पॉइंट है Q जो P से मिनिमम डिस्टेंस पे है। बट नाउ यू नो द रीजन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई इसी पॉइंट पर ये जो लाइन हमने बनाई है OQP जो लाइन है, वो सर्कल की भी नॉर्मल है। खैर पॉइंट के लिए तो चलो, पॉइंट के लिए हम नॉर्मल की क्या बात कहें, जो भी पॉइंट उससे पास होगा वो नॉर्मल ही है, बट सर्कल की ये नॉर्मल है। और इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं पीछे, तो ये जो पॉइंट होगा Q डैश कह लो उसको, this point will be at maximum distance, right? तो बताओ मुझे ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कैसे करोगे? हाउ विल यू? हाँ सर, हम लोग O निकाल सकते हैं जो -1, -1 है। ठीक है सर, और PO का डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो √4² + 5², तो √41। √41 है पूरा PO। हाँ ठीक है सर, और OQ और OQ' दोनों ही प्लस R R माइनस होंगे, R, और हम लोग +R - R वैसे कर। बट मुझे पॉइंट चाहिए, मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखो, फाइंड अ पॉइंट Q ऑन द सर्कल, मुझे Q के कोऑर्डिनेट चाहिए। सर हमें रेशियो तो पता है ना लेंथ का, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, वेरी गुड, तुरंत, क्योंकि तरीके बहुत सारे निकल जाएंगे। कुछ लोग लाइन की इक्वेशन निकाल के सर्कल सॉल्व कर लेंगे उसको, उनका ही मेथड सही है, बट द बेस्ट मेथड इज, अगर मुझे नियरेस्ट पॉइंट निकालना है तो वो पॉइंट होगा जो OP को रेडियस 3 है ना, रेडियस कितनी रेडियस जी? हाँ रेडियस इज 3, और ये जो बचा √41 - 3 है कि नहीं? तो अगर मुझे सेक्शन फॉर्मूला आता है तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और Q' भी उसी रेशियो में इनफैक्ट √41 + 3 हो जाएगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट्स निकालना ज्यादा इजी है कि नहीं? सेक्शन फॉर्मूला यूज करना बेटर होता है ऐसे केसेस में। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस, अच्छा नॉट ओनली अ पॉइंट एंड अ सर्कल, जैसे मान लो अब मैं क्वेश्चन दूंगा नहीं, केवल दिखा रहा हूँ नॉर्मल का यूज जब क्या हम हो सकता सॉल्व करेंगे तो दोनों पॉइंट एक साथ आ जाएंगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। है। अगर हम लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ हमको सर, फिर डिटरमाइन दोनों नहीं कर पॉइंट्स पाएंगे एक कौन सा साथ मिल जाएंगे, लेकिन फिर फिर हमें हमको ये भी तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोनों हाँ का फिर हमको 30 से। डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा है पास और कौन सा है दूर, राइट। ये काम करना पड़ेगा। इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन इससे कहीं बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली वो कुछ आएगा। मान लो ऐसा हो गया मल्टीपल चॉइस, तो दोनों निकालने को आगे आ गया। वैसे ही क्वेश्चन बहुत इजी है जेई के हिसाब से, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोनों पॉइंट्स निकालने हैं तो अभी भी मैं कहूंगा कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला यूज करने का मतलब क्या होता है, एक स्टेप, सिंगल स्टेप। तुम्हें लग रहा है कि दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट तुम्हें वहां पे क्वाड्रेटिक पूरी बनानी पड़ेगी, फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर तुम्हें डिस्टिंग्विश भी करना पड़ेगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे और कौन सा मैक्सिमम डिस्टेंस पे, राइट। अगर मान लो एक सर्कल हो और एक लाइन हो, सर्कल और लाइन, वो कौन सा पॉइंट है सर्कल पे जो इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, तो क्या आंसर होगा? एक ऐसी लाइन तुम ड्रॉ करोगे, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। यस, तुम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन होगी और सर्कल के सेंटर से पास हो रही हो। क्यों? व्हाई? बिकॉज दिस लाइन इज ए कॉमन नॉर्मल। ये एक ऐसी लाइन तुमने ड्रॉ की है जो लाइन के भी परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन के, और सर्कल के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो इसीलिए तुमको जो भी डिस्टेंस मिलेगी, ये डिस्टेंस जो पी क्यू होगी, वो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस होगी। व्हाट अबाउट टू सर्कल्स? अगर हमको दो सर्कल्स दिए जाए और इनके बीच की हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी हो, अगेन जॉइन देयर सेंटर्स, join their centers because this line is the common normal है। तो ये जो डिस्टेंस होगी पी क्यू, ये उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब इसको हम आगे आगे चैप्टर्स में जनरलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक पैराबोला है, ये दूसरा पैराबोला है, राइट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैराबोलास? ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बट अब मैंने जैसे कहा कि ये जेनरिक बात है, तो सोचो उस डायरेक्शन में कि हाँ हम कैसे निकालेंगे। वी आर लुकिंग फॉर अ दो नॉर्मल का इक्वेशन लिख के स्लोप को इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड। जब इस चैप्टर पे हम आएंगे तो हम एक ऐसी लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे जो दोनों ही पैराबोलास की कॉमन नॉर्मल हो, मतलब दोनों को राइट एंगल पे कट करती हो। तो ये ऐसी लाइन अगर मुझे मिल गई तो मुझे इन दोनों पैराबोलास की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मिल जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन मेन में आ चुके हैं, मतलब इनफैक्ट इस बार भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक पैराबोला और एक सर्कल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली थी, ठीक है। नहीं, शायद पैराबोला और हाँ सर्कल, करेक्ट। सर्कल पैराबोला मान लो थोड़ा ट्रिकी हो गया अभी के लिए, हमने पढ़ा नहीं है, बट अगर उसका तो एक सर्कल इन्वॉल्व है तो काम बड़ा आसान हो जाता है। सर्कल के इसमें नॉर्मल क्या है, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो बेसिकली हमको एक ऐसी नॉर्मल ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से पास होती है। तो ये काम जब तुम पैराबोला पढ़ लोगे तो तुम्हें दिखेगा कि बड़ा आसान है, मतलब ऐसी एक लाइन ड्रॉ करना, इसकी इक्वेशन निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये सारे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं, मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे नॉर्मल काम में आएगी, इस बात का ध्यान रखना। बाकी नॉर्मल का कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन है नहीं अभी सर्कल में, बस, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। यस सर तो हाँ सर आपने ये क्यों बोला था कि आगे वाले चैप्टर्स में मतलब बस नॉर्मल वाली चीज सर्कल में हेल्पफुल है और बाकी में हेल्पफुल नहीं, सर्कल में ये इजी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ओके सर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में डिफिकल्ट होगा कंपेयरिंग टू टेंजेंट। जैसे यहाँ पे टेंजेंट में फिर भी टाइम लगता है, नॉर्मल निकालना क्या है, जो सेंटर से पास हो नॉर्मल हो गई, बट पैराबोला में ऐसा नहीं होगा, एलिप्स में ऐसा नहीं होगा, है ना। वहाँ पे थोड़ा सा और हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उसकी इक्वेशन निकालने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक बार हालांकि हम पढ़ चुके हैं, जस्ट
फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, t इक्वल्स टू 0 क्या था? t इक्वल टू 0 की सबसे जेनरिक डेफिनेशन क्या है? पोलर, है ना? पोलर इन सम केसेस पोलर बिकम्स chord of contact. Chord of contact. Tangent. In some cases the same polar becomes a tangent. तो t इक्वल टू 0 पे मैं वापस इसलिए आया बिकॉज अगला पॉइंट जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इसलिए देख रहे हैं पता है, क्योंकि ये पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर कर लेंगे तो इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाकी सारे चैप्टर्स में। कोनिक्स में कहीं भी ये t इक्वल टू 0 पोलर रहेगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगी, टेंजेंट रहेगी। पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला, ये इतना यूजफुल है। तुम 3D ज्योमेट्री में जाओगे, तुम स्फीयर की इक्वेशन लिखोगे और तुम t इक्वल टू 0 यूज करोगे तो वहां पे भी एक पोलर प्लेन, वहां पे भी एक कॉर्ड ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट और वहां पे भी एक टेंजेंशियल प्लेन मिलेगा। समझ रहे हो? ये इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि तुम उसको आगे पता नहीं कितने चैप्टर्स में यूज कर सकते हो। सो इसी टाइप की अब मैं जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ ये उसी टाइप की इंफॉर्मेशन है सारी, t इक्वल टू 0 जैसी। नेक्स्ट पॉइंट है chord with a given midpoint। सर्कल के केस में देखो बड़ा आसान सा काम है यार, क्या है इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे एक सर्कल दिया जाए, ये रहा सर्कल s इक्वल टू 0, यानी सेंटर बाई माइनस जी माइनस एफ, जनरल इक्वेशन, एंड देन आई हैव अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है सर्कल की जिसका हमको मिड पॉइंट पता है, दिस इज द मिड पॉइंट m पता है, मतलब चलो उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, y1। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड? क्या तुम इस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, बड़ा आसान काम है। कैसे भाई, जल्दी बताओ। स्लोप पता है, स्लोप पता है, बिल्कुल सही बात है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। बिकॉज हमको पता है ये प्रॉपर्टी, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि अगर मैंने सेंटर माइनस जी माइनस एफ को कनेक्ट किया इसके मिड पॉइंट से तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ OM? स्लोप ऑफ OM क्या होगा भाई? y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g प्लस x1। राइट, तो क्या हो गया? स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए माइनस ऑफ x1 प्लस g y1 प्लस f। करेक्ट। और एक बार स्लोप मिल गया हमको एंड द पॉइंट इज m x1, y1, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है हमारे पास। और देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या निकल के आती है। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करने जा रहे हैं तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f इंटू x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, y y1 प्लस f y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस माइनस f y1 माइनस f y1 प्लस f y, सॉरी f y बोल गया हम लोग ना, फिर से y y1 f y की जगह f y1 लिख दिया मैंने, इससे गलती हो गई। हाँ ठीक है, सो प्लस f y और माइनस y1 स्क्वायर माइनस f y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस x(x1) माइनस x1 स्क्वायर, ओके, x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, और प्लस x1 स्क्वायर एंड प्लस gx1। तो पॉजिटिव टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं, जैसे कि ये जो टर्म है y y1 x(x1), तो x(x1) प्लस y y1 प्लस gx प्लस fy इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1। इस तरीके से मैं, अब आंसर तो आ ही चुका था, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन इस तरह से मैं रीअरेंज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज कहीं ना कहीं ये t इक्वल टू 0 के आसपास पहुंच रहा है ना भाई। t इक्वल टू 0 में क्या था? x स्क्वायर को रिप्लेस करना था x(x1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस करना था y y1 से, 2gx रिप्लेस होता था g इंटू x
प्लस x1 से वो मिसिंग है। यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पर एक gx1 मिसिंग है, तो दोनों साइड्स एक gx1 ऐड कर लेते हैं, एडिंग gx1 बोथ साइड्स। सिमिलरली यहाँ पे एक fy1 मिसिंग है, तो यहाँ पर भी एक fy1 ऐड कर लिया, और एक c मिसिंग है, तो कुल मिलाकर मैंने ये तीनों टर्म्स बोथ साइड्स ऐड कर ली, एडिंग gx1 plus fy1 plus c, and the only benefit will be the left hand side is now t, right? वो जो चेंजेस थे x square x x1 y square, भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई? देखो लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ x x1 plus y y1 plus g x plus f x1 plus f y plus y1 plus c, ये तो t होता है, yes, है कि नहीं? और राइट हैंड पॉइंट पुट कर दिया, S1 हो गया, S1 हो गया वो, which is amazing because हमारे पास अब जो आंसर आ गया है it is t equals to S1। वही मतलब वही सही कर रहे थे, t equals to S1। तो अब t equals to S1 तुम्हें किसी भी ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन दे सकता है जिसका तुम्हें मिड पॉइंट पता हो, एंड वी आर नॉट कंप्लीटली इन ऑफ इट कि मतलब हाँ क्या हो गया, वाह क्या बढ़िया चीज निकाल ली, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन था इट वाज नथिंग, मतलब हमको पता है 10th स्टैंडर्ड की सर्कल की ज्योमेट्री से कि यार ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, स्लोप तो निकल ही जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आंसर आ गया। बट जो मैंने तुम्हें पहले जो एक ओवरव्यू दिया था कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं उन पॉइंट्स को जो जनरलाइज होंगे, यानी कि आगे चलकर जब तुम पैराबोला में आओगे, ये पैराबोला है, इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड की डेफिनेशन वही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, और इस पैराबोला की कॉर्ड का तुम्हें मिड पॉइंट पता है। मान लो ये पैराबोला है y square is equal to 4ax, the same theory applies here, यानी अगर मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए I can use t equals to S1, यानी इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी t यानी y1 minus 2ax plus x1, ये t हो गया, और S1 क्या होता है? अप्लाई इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो, y1 square minus 4ax1, this is the equation of the chord and this is special about t equal to S1। तो t equal to S1 दूसरा वो पॉइंट है जो सबको याद होना चाहिए, सर्कल्स के लिए नहीं, हालांकि सर्कल्स में भी काम आएगा ही, बाकी पूरे हर चैप्टर के लिए। और मैं तुम्हें दिखाऊं, अभी जो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं उसमें इसका यूज दिखाऊं। जैसे मान लो एक सपोज एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents a pair of straight lines, ठीक है? another line cuts this pair at B and C, where midpoint of BC is M, let's say x1 comma y1. Find the equation of BC। सुन रहा है क्वेश्चन कि यहां पर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सपोज यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये पॉइंट है M। अब यहां से एक तीसरी लाइन यहां पे हमने ड्रॉ की है, थर्ड लाइन, लेकिन वो थर्ड लाइन स्पेशल है, वो थर्ड लाइन ऐसी स्पेशल है कि वो इस तरीके से जा रही है कि दोनों लाइंस को, एक लाइन को B पर एक लाइन को C पर इस तरह कट करती है कि ये दोनों सेगमेंट्स इक्वल है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बताओ, हाउ ट्रिकी दिस साउंड्स टू यू, बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो पेयर ऑफ टैंजेंट्स होंगी। अच्छा, तुम इसको पेयर ऑफ टैंजेंट्स ट्रीट कर रहे हो, किस कर्व पे भाई? सर वो कर्व एक अज्यूम करना पड़ेगा। अरे बाप रे,
एक नया कर्व लेके आओगे। मतलब बी और सी को टच करेगा। सर सर्कल होगा ना? एक कर्व तुम्हें बनाना पड़ेगा जिसका सेंटर M होगा और वो उसको B और C पे टच करेगा। आर यू श्योर कि ये टेंजेंट है फिर? नहीं आर यू श्योर कि हाँ? नहीं सर, सेंटर कोई और होगा लेकिन वो बी और सी पे टच करेगा। नहीं यार, ये तो बहुत मतलब इसका अच्छा कैसे निकालोगे उसका सेंटर, कहाँ से आएगा बताओ? सर लाइन पेयर ऑफ assume स्ट्रेट कर लाइंस के लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर लेके बी एंड सी से पासिंग एक सर्कल बना दे। अरे बट बी और सी पता ही कहाँ है? हाँ बी और सी से पास होने सर्कल कैसे बनाओगे? और बताओ भाई, कहाँ है सब, सो गए आज? सर बीसी हम अज्यूम करें और हमें उसका मिड पॉइंट क्या अज्यूम पता करोगे हो। बीसी को? क्या अज्यूम करोगे बीसी को, बताओ? सर y minus y1 equal to m x minus x1। ठीक है, आगे बताओ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने हमें इक्वेशन, अच्छा पेयर का हमको फॉर्मूला पता है, इंडिपेंडेंट लाइंस का नहीं पता। सर उनका इंटरसेक्शन से M को ज्वाइन कर दिया था। कर दिया। अब इस ट्रायंगल की मीडियन है वो, बस इतना ही है। Come on यार, come on. This should not happen. It may take time, but eventually आंसर होना चाहिए। वो भी अब ये ज्यादा टाइम ले रहा है बिकॉज एक जो मैं तो बताऊंगा बट इसका आंसर निकालना तुमको आना चाहिए ना। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या बताओ, कुछ तो बताओ। कहाँ है सब? तरुण बोलो भाई कुछ। निलय, आशुतोष। सर अभी तक कुछ सूझा नहीं। स्ट्रेट लाइन पे मेरा एम्फेसिस किस पे था, जिस पे लोगों का नहीं होता है? क्या बोला था मैंने? अगर एक लाइन पर डिस्टेंस मेजर की जा रही हो, कौन सी फॉर्म होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बार बार भूल क्यों आते हो यार? बार बार तुम लोग भूल जाते हो, याद दिलाना पड़ता है। अरे भैया, अगर एक आर है तो दूसरा माइनस आर है, तो जो तुम लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर रहे हो, क्या y माइनस एक्स से, चलो स्टार्ट करो, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। तो प्लस आर लेंगे तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा और माइनस आर लेंगे तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। एडवांटेज क्या होगा, हमको क्या मिलेगा? अगर हम r को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि दो इक्वेशंस आएंगी ना भाई, एक पॉइंट आएगा हमारा x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये पॉइंट भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा और फिर माइनस वाला भी करेगा। तो अगर हम r को एलिमिनेट कर दें तो थीटा मिल सकता है, स्लोप मिल सकता है इस लाइन का। तो ये मेथड तो तुम्हें बताना चाहिए ना। अब ये करने में कितना टीडियस होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, आई डोंट नो। हो सकता है बहुत हो जाए। x1 प्लस आर कॉस थीटा अगर हम डालेंगे यहाँ पर, r में क्वाड्रेटिक, r में क्वाड्रेटिक, r में क्वाड्रेटिक, लीनियर लीनियर लीनियर, मतलब दो तुम्हें r में क्वाड्रेटिक मिलने वाली है। उससे r को एलिमिनेट करना डिफिकल्ट नहीं होगा बिकॉज तुम्हें कॉमन रूट्स की कंडीशन पता है। बहुत सारी अलजेब्रा लगेगी बट आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड तुम्हें बताना चाहिए ना। तुम लोग बार बार पैरामीट्रिक भूल जाते हो यार। ये उन लोगों के साथ होता है जिन लोगों ने उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं की होती है, या थियरी में उतना एम्फेसिस नहीं होता है। मैंने इतने बार बोला है, तुम लोग भूलते क्यों इतना? स्ट्रेट लाइन में जहां तुम फंसोगे उसमें 50% केसेस में केस पैरामीट्रिक का होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी फिर बता दे रहा हूँ। पैरामीट्रिक सोचा करो यार, जहां पे डिस्टेंसेस की बात हो रही है वहां पैरामीट्रिक सोचना चाहिए। इतने एग्जाम्पल करने का फायदा क्या हुआ? एनीवेज, इस मेथड से भी ये काफी लेंथी हो गया। क्या कोई ऑल्टरनेट मेथड समझ में आ रहा है? कोई और तरीका समझ में आ रहा है?
सर इट इज डेल्टा वाला मेथड t equals to s1. It is t equal to s1. समझी बात? सर वो तो क्योंकि पता था बिकॉज आपने बताया कि ऊपर t equal to s1 और काम आएगा, बट पेयर ऑफ, हाँ ये तुम्हें अभी प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम छोड़ देंगे, बट एक ही लाइन में आंसर हमारे पास रखा हुआ है। t equal to s1 मतलब वही अपना x स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1), xy का भी मैंने चेंज बताया था, xy1 प्लस x1 y(2), ये चेंज करो, s1 को लिखो, ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू हैव योर आंसर। आंसर आ चुका है। एक लाइन, इससे शॉर्ट क्या हो सकता है यार? और ये मेथड क्यों वर्क कर रहा है? बिकॉज मिड पॉइंट अगर दिया हो तो t equal to s1 will give you chord of any conic. It is not limited to circle only. But anyways, ये क्यों सही है in case of pair of straight lines also. In fact, अगर तुम इस क्वेश्चन को पहले मेथड सॉल्व करो, you will eventually get here. जो पहला मेथड तुम्हें लेंथी बता रहा हूँ उसका रिजल्ट है ये दूसरा मेथड t equal to s1. और देखो जो तुम पहला मेथड यूज करोगे उसमें तुमने कहीं नहीं यूज किया है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, राइट? तो तुम्हारा जो प्रूफ होगा वो जेनरिक होगा। बाय दिस मेथड you can prove that t equals to s1 will give you the equation of a straight line for given midpoint x1, y1 for any conic, because तुम्हें पता है कि ये जो इक्वेशन है वो किसी भी कोनिक को रिप्रेजेंट कर सकती है। सर्कल, पेयर स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है। सो मुझे ये मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर स्ट्रेट लाइन। ये अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो एक जेनरिक सोल्यूशन निकल के आएगा यहाँ से, और यही इसका बेस्ट मेथड भी है। मेथड और भी तुम निकाल सकते हो बट ये बेस्ट मेथड है, पैरामीटर यूज करो, समझे? लेकिन अब तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हें जे में कोई डिराइव करने को तो कहेगा नहीं, तो t इक्वल टू s1 तुमको पता है, t इक्वल टू s1 का ढंग से यूज करो। t इक्वल टू s1 बहुत यूजफुल होगा, ठीक है भाई? एनी क्वेश्चंस? t इक्वल्स टू s1, हाँ डेल्टा वाले से कर सकते थे क्या? डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 मतलब सर CM और BM दोनों मतलब एक ही लाइन का पार्ट, इतना हमको पता है, तो दो सेम लाइन और एक हम OM ले लें और फिर उसका डेल्टा इक्वल टू 0 कर दें। तो सेम लाइन डेल्टा, समझे नहीं क्या बोल रहे हो तुम? जैसे मैंने BC अज्यूम कर लिया, B और C को तुमने अज्यूम किया है, BC लाइन BC, चार, अच्छा लाइन BC वो तुम्हारी M की टर्म्स में अज्यूम कर लिया। हाँ M की टर्म्स में, और मेरे को OM पता है। तुमको क्या पता है? OM तो मैंने कॉन्करेंसी वाले उससे डेल्टा इक्वल टू 0 कर दिया। तो बट कॉन्करेंसी क्या है? कौन सी तीन लाइंस कॉन्करेंट है? सर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, MC BM OM कॉन्करेंट है। CM BM OM कॉन्करेंट है भैया? ये क्या बात हुई? CM BM तो एक ही लाइन है। हाँ सर, बट कॉन्करेंसी थोड़ी ना, तुम बोलो कोलिनियरिटी यूज कर रहे हो कि CBM जो है वो कोलिनियर है, तुम ये प्रूफ कर, मतलब तुम ये यूज करना चाहते हो, बट केवल कोलिनियरिटी से काम नहीं चलेगा ना। कोलिनियरिटी के साथ साथ हमको ये मिड पॉइंट है, ये भी चीज दिखानी पड़ेगी ना। तो तुम्हारे मेथड में या तो तुम B और C निकालो, देखो इतना ज्यादा तुम्हारा मेथड भी अगर इससे आंसर आ रहा है तो उससे भी आएगा। तुम अगर इससे चलना चाहते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है? यहां से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू आएगी mx माइनस mx1 प्लस y1। तो ये y की वैल्यू अगर मैंने सेकेंड डिग्री इक्वेशन डाली, y को सब्स्टिट्यूट किया, y को सब्स्टिट्यूट किया, y को सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या होगा? अगर हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x में हमको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। अग्रीड? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बाद वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x, और उस x की क्वाड्रेटिक की रूट्स क्या हैं? ऑब्वियसली जो b का x कोऑर्डिनेट है मान लो x2, c का x कोऑर्डिनेट मान लो x3, राइट? यस सर। अब तुम्हें x2 x3 निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुमको पता है कि x2 प्लस x3 बाई 2, यानी सम ऑफ रूट्स अगर तुम निकाल लेते हो उस क्वाड्रेटिक का, सो सम ऑफ रूट्स बाई 2 x1 है। तो वहां से एक बार फिर
तुम m निकाल सकते हो। ये मेथड है, ठीक है, इससे आगे चल सकते हो। बट एनीवेज, मुझे ये एग्जांपल देने का मेरा पर्पस ये था कि t इक्वल टू S1 की इंपॉर्टेंस को समझो। सर्कल में कई लोग जब पढ़ते हैं उसको तो पूछते हैं कि क्या क्या फायदा हुआ, ये तो हम ऐसे निकाल सकते थे। तो मैं बस वही बता रहा हूँ कि ये सर्कल तक लिमिटेड नहीं है, तुम किसी भी कोनिक में इस चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड locus of midpoints of chords of a circle x square plus y square plus 4x plus 2y minus 4 is equal to 0, which subtend 90 degrees at origin। क्वेश्चन देख लो एक बार, लोकस का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है अभी, हमें सर्कल की उन कॉर्ड्स का के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो ओरिजिन इज इनसाइड। यस, ओरिजिन सेंटर तो नहीं है इसका बट इनसाइड है, हम चेक कर सकते हैं। 0 0 देखो नेगेटिव आ रहा है, तो ओरिजिन पर ये कॉर्ड राइट एंगल सबटेंड करता है। मैं रफली एक डायग्राम बनाया है, जरूरी नहीं डायग्राम ऐसा बने। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ दोज कॉर्ड्स of the circle which subtend 90 degrees at origin। चलो खुशी बताइए, खुशी कैसे स्टार्ट करेगी इस क्वेश्चन को? खुशी बताओ क्या मेथड तुम्हारा, हाउ विल यू स्टार्ट? सर 1 सेकंड, सॉरी क्या गया यार, बंद हो गया। मुझे बस अपना स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, तुम्हें क्या इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि कैसे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? OM को अगर ज्वाइन कर दिया क्या होगा OM ज्वाइन करने से? तुम्हें राइट एंगल दिखाई दे रहा है? ये मेरे डायग्राम का फ्लो है। तुमने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ओ मान लो यहाँ पे हो गया तो ये तो भी राइट एंगल बन सकता है ना। डायग्राम से इन्फ्लुएंस मत हो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। एनीबडी एल्स, और कोई बताएगा? अनीश बताएगा? अनीश कहाँ गया? सर एक सर हाँ, तो इसमें t इक्वल टू S1 से लाइन की क्वेश्चन आएगी और t इक्वल टू 0 से आएगी, और t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू S1 फिर जो x और y के। नो वेट, t इक्वल टू S1 इज फाइन, t इक्वल टू S1 तक सब कुछ सही है। t इक्वल टू 0 क्या है? t इक्वल टू 0 क्या है? अच्छा नहीं सर हम लोग t इक्वल टू S1 से वो लाइन सर इक्वेशन निकाल के फिर हम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट भी निकाल के सर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, तुम लोग शायद बहुत ही मतलब सेल्डम अपनी जो है स्ट्रेट लाइंस और सर्कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। टच में नहीं हो, जल्दी टच में आ जाओ, ठीक है सर। ऐसी बातें हाँ बताओ। होमोजेनाइजेशन इज वन बेटर ट्रिक। यस, क्यों नहीं यार, ओरिजिन दिखाई दे रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम ज्वाइन कर रहे हैं, राइट एंगल दिखाई दे रहा है,
कितने क्वेश्चन होमोजेनाइजेशन के मैंने इस टाइप के करवाए हैं, डिस्कस किए हैं डाउट्स में, भूल जाते हो। होमोजेनाइजेशन इज वन ऑफ द बेटर ट्रिक्स ऑब्वियसली। चलो और बताओ, होमोजेनाइजेशन एक हो गया। चलो पहले होमोजेनाइजेशन से आंसर निकाल लेते हैं। T equal to S1 gives you what? T equals to S1 will give you the equation of chord directly. चलो निकाल लेते हैं भाई, क्या होगा? xx1 xh plus yk xh plus yk plus 2 times x plus h plus 1 into y plus k minus 4, ये t हो गया, equals to S1, मतलब एच के को वहां डाल दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h प्लस 2k माइनस फोर कट करो और देखो कि क्या इक्वेशन आ रही है कॉर्ड की। x इंटू एच प्लस 2 y इंटू के प्लस 1 y into k plus 1 equals to h square plus k square plus 2h कैंसिल हो गया और k सब्ट्रैक्ट हो गया प्लस k। तो ये हमारी उस कॉर्ड की इक्वेशन है जिसका मिड पॉइंट h कॉमा k हमने अज्यूम किया है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। हमको ए बी की इक्वेशन मिल गई है। अब क्या हम ए और बी निकालेंगे? नहीं यार, ए और बी निकालना बहुत लेंथी है। इस इक्वेशन के साथ सर्कल को सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। बट यस, हमारा जो एक मेथड था, मेथड 1 होमोजेनाइजेशन, और देखते हैं कितना लेंथी होता है। क्यों यूज कर सकते हैं होमोजेनाइजेशन इस क्वेश्चन में? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है और वो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया है और कहीं ना कहीं उस नए जो पेयर ऑफ लाइंस आ रही है उनके बारे में बात हो रही है। सो होमोजेनाइजेशन हमारी पहली ट्रिक होगी। कैसे करते हैं होमोजेनाइज? 1 बनाते हैं। कैसे 1 बनाते हैं? ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई उससे डिवाइड, यानी x इंटू एच प्लस 2 अपॉन, थोड़ी देर के लिए पूरी चीज को मैं कुछ अज्यूम कर ले रहा हूँ, मान लो p, ठीक है, अपॉन प्लस y अपॉन k, y इंटू के प्लस 1 अपॉन p इक्वल्स टू 1। तो इस 1 का यूज करके मैं सर्कल की इक्वेशन को होमोजेनाइज करूंगा। ओके, होमोजेनाइज कैसे करते हैं भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी डिग्री 2 है, 4x प्लस 2y, तो 4x इंटू ये 1, 2y इंटू 1, और जो -4 है दैट इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कोई कम मेहनत नहीं हो रही है। मेथड सुनने में अच्छा लगा कि हम होमोजेनाइज कर देंगे, ठीक, कर लेते हैं होमोजेनाइज। लेकिन अब इसके बाद देखो करना क्या पड़ेगा। 4x इंटू ये पूरी चीज जो लिखी हुई है, दिस अपॉन p, 2y दिस होल न्यूमरेटर बाय p, -4 इंटू दिस स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 0। वो अलग बात है कि तुम्हें इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो कि हमको ये लाइंस निकाल ली, हमको ये पता है कि इनके बीच में एंगल 90 है। तो अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्रीज है तो क्या थी प्रॉपर्टी? a प्लस b इक्वल्स टू 0। व्हाट इज a, व्हाट इज b? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब इस कैलकुलेशन को तुम जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल, अब देख पूरा आंसर सॉल्व निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा भाई? यहाँ तो 1 है, यहाँ देखो 4x इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा ना। जब 4x इंटू एक्स बनेगा तो क्या बनेगा? कोएफिशिएंट 4h प्लस 2 बाई p, h प्लस 2 बाई p, करेक्ट। फिर उसके बाद और x स्क्वायर कहाँ आ सकता है? जब तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक बार फिर यहाँ पे होल स्क्वायर में, यस, तो क्या बनेगा? ये -4 इंटू ये देखो x इंटू एच प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो h प्लस 2 होल स्क्वायर, h प्लस 2 होल स्क्वायर बाई p स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस, अब कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर निकालो, ये भी 1, y स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2y, तो
2 times k plus 1 by p और माइनस 4 टाइम्स इसमें क्या होगा k plus 1 whole square by p square k plus 1 whole square by p square is equal to 0। लो भाई, अब हमारा आंसर आ चुका है, अभी उसको रीअरेंज करना बाकी है। एलसीएम लोगे, पी स्क्वायर लिखोगे, आंसर आ जाएगा। बट बहुत ही मतलब ऐसा कुछ अट्रैक्टिव मेथड नहीं था, मतलब बहुत एकदम बहुत बढ़िया एकदम 2 लाइन में आंसर निकाल दिया, ऐसा तो नहीं था। लेकिन हाँ, होमोजेनाइजेशन लोगों को होमोजेनाइजेशन याद नहीं आया, वो गलत बात थी। ओरिजिन देखते ही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन ज्वाइन करते ही होमोजेनाइजेशन सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए यार। अब बताओ मुझे एक ऑल्टरनेट मेथड जिससे आंसर, मैं ऑल्टरनेट मेथड बात क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन में ओरिजिन को चेंज करके कुछ और दे दिया होता तुम्हें, 3,4 2,3 कुछ और दे दिया होता है। अब तुम कहोगे हम ओरिजिन शिफ्टिंग कर लेते, तो वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से होमोजेनाइजेशन करने के बाद, मतलब होमोजेनाइजेशन मतलब ये सब कुछ करने के बाद एक बार फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को रिवर्स करके आंसर निकालते, तो कोई बहुत सुपीरियर मेथड हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे आंसर थोड़ा जल्दी आ सके। और सोचो क्या है वो मेथड। सर अगर हम m को सेंटर मान के ए बी से पासिंग होके सर्कल बनाए, ओ से पासिंग होके सर्कल बनाए, तो उसकी रेडियस हमको मतलब वही डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम से ना, ठीक है। हाँ, तो सर्कल की इक्वेशन तुमको मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, ठीक है। अभी क्या फिर क्या करेंगे सर मैं फिर सोचा तो कॉमन कॉर्ड होगी क्या वो ए बी। सही बात है, ए बी कॉमन कॉर्ड होगी। आगे क्या करोगे सर दोनों को सर उस इक्वेशन से मतलब 2 इक्वेशन है हमारे पास एस, तो वेरी क्लोज, बहुत क्लोज हो। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेंगे सर। हम लोग कॉमन कॉर्ड निकाल लिया, दोनों से कॉमन कॉर्ड निकाल चुके हैं। अभी क्या सर और एक इक्वेशन डायमेट्रिक के ना सर अगर हम लोग को सेंटर पता है ना सर्कल का, जिसका ए बी कॉर्ड है, तो उससे हम लोगों को ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी की वैल्यू मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स? नहीं सर, मतलब वो मतलब रेडियस, अगर हम ए और बी के थ्रू एक और सर्कल लेंगे जिसका एम सेंटर होगा। हाँ, ए बी की रेडियस मतलब ये तुमको पता ही है ना, जितनी डिस्टेंस इसकी है, ये √h² + k²। हाँ सर, तो सर उससे हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन पता चल, मतलब सर्कल का रेडियस वही बोला उसने, सर्कल रेडियस मिल गया। हाँ ठीक है सर, तो उसके बाद तो फिर हो गया ना वो मिड पॉइंट उसका सेंटर हो जाएगा। हाँ, तो मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा, सर्कल की इक्वेशन आ गई, आंसर कहाँ आया, लोकस कहाँ आया? सर तो सेंटर होगा वो भी तो वैसे ही मतलब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आएगा एच और के फॉर्म में। हाँ, तो सर वो उससे ही हम लोग एक पैरामीटर लेके उसको कर सकते हैं ना। नहीं देखो, सेंटर भी एच और के में है, रेडियस भी एच और के में है, तो आंसर कहाँ आया? जो सर्कल की इक्वेशन वो भी एच और के में है। अभी तो हमारा कुछ हम लोग ने जो सर्कल एज्यूम किया है, और वो सर्कल जो एज्यूम किया है हमारा ओरिजिन उससे पास कर रहा है, राइट? ओरिजिन जो पास कर रहा है, हाँ वो अपने आप पास, वो सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ, तो फिर भाई तुम जो बता रहे हो, जो सर्कल की बात कर रहे हो, सारे डायमीटर वो ये है x - h² y - k² = h² + k²। h² + k²। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है भाई, ये लो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही तो है इक्वेशन। नाउ व्हाट? इस सर्कल के हमको सारे डायमीटर्स क्या कुछ भी? अरे जल्दी बताओ भाई, तुम लोग बहुत क्लोज हो, मतलब सब कुछ हो चुका है। व्हाट इज द कॉमन कॉर्ड? चलो लेट्स फाइंड आउट द कॉमन कॉर्ड। सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन कॉर्ड, हाँ कॉमन कॉर्ड निकालते हैं, ठीक है। कॉमन कॉर्ड निकालो, s1 के बराबर होगा। हाँ ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये लेंथी है, इसकी जरूरत नहीं है। और सोचो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, t = s1 की जरूरत ही नहीं है।
हम ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दें, x स्क्वायर y स्क्वायर को हटा दें, तो हमें कॉमन कॉर्ड मिल सकती है, राइट? हाउ डू यू व्हाट इज कॉमन कॉर्ड? रेडिकल एक्सिस s1 इक्वल टू s2, एलिमिनेट x स्क्वायर y स्क्वायर, सो सबट्रैक्ट करना बेटर होगा आई थिंक। इस इक्वेशन को माइनस माइनस प्लस प्लस, सो 2h प्लस 4, 2h प्लस 4x एंड 2k प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 निकाल दो तो ये है कॉमन कॉर्ड, h प्लस 2 इंटू एक्स, k प्लस 1 इंटू वाई। इसको h कॉमा k सेटिस्फाई करा तो वो डाल देंगे। वेरी नाइस। अब यहां से वो भी सही बोल रहा था कि t इक्वल टू 0 लिखोगे, सॉरी t इक्वल टू s1 लिखोगे, कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट जरूरत नहीं है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस कॉमन कॉर्ड? देखो ना, जो तुम सर्कल बना रहे हो, ये सर्कल जो है जो तुमने बनाया, इस सर्कल में ऐसा स्पेशल क्या है? इस सर्कल में स्पेशल ये है कि जब ये सर्कल उस गिवन सर्कल को कट कर रहा है, जो कॉमन कॉर्ड निकल के आ रही है, तो h कॉमा के उसी कॉमन कॉर्ड पे लाई करता है। h कॉमा के इज अ पार्ट ऑफ इट, सो h कॉमा के विल satisfy this equation. h कॉमा के विल satisfy this equation. तो अगर h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करता है तो देखो ना आंसर क्या आ रहा है, h प्लस 2 इंटू एच, k प्लस 1 इंटू के इक्वल्स टू 2। यहां से तुम्हें दिख रहा था कि तुम इतना सिंप्लीफाई करके मतलब यहां तक पहुंच पाओगे? ऐसा लग रहा था क्या? लग रहा था, वो अच्छी बात है, लेकिन तो ये हमारा मेथड 2 था, एंड दिस मेथड इज आल्सो जेनरिक। हमने क्या किया, हमने दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकाली है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन और व्हाटएवर, ये जो भी होता, इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमको सेंटर पता है, और ये ओरिजिन होता या कोई पॉइंट होता, ये 3,4 होता, कुछ भी होता, तो रेडियस मिल जाती है हमको h और k की टर्म्स में। तो ये मेथड अभी के लिए तो जेनरिक है। हाँ, इस मेथड में भी स्पेशल केस क्या है कि यहाँ पे एंगल 90 है, एंगल 90 डिग्रीज है, तो ये मेथड काम कर रहा है। अगर ये एंगल भी चेंज होता कि किसी पॉइंट पर मान लो 3,4 पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, 3,4 पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो कौन सा मेथड बेटर होता? मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ क्वेश्चन जो है, ये ऐसा है कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसकी कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, सच दैट वो किसी रैंडम पॉइंट पे, अब इस बार कहीं भी वो अंदर बाहर कोई पॉइंट हम ले लिया, मान लो 3,4, इस पर ये कॉर्ड एक फिक्स एंगल 60 30 क्यों थीटा बोल दिया मैंने, 3 4 क्यों x1 y1 बोल दिया मैंने। इस टाइप क्वेश्चन को करने का बेटर मेथड क्या हो सकता है बताओ? है ना, कितना डिफिकल्ट बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? इससे डिफिकल्ट क्या बनाओगे? अब पॉइंट भी रैंडम कर दिया, एंगल भी रैंडम कर दिया, अब बताओ इसका लोकस कैसे निकाला जाए? Come on, we don't have all night, all day. बताओ जल्दी, डिस्कस करो, उसको बताओ कि किस चीज की जरूरत है हमको, बिकॉज इस लाइन की इक्वेशन तो हमारे पास तुरंत आ जाएगी, t इक्वल टू s1। सर्कल से कर सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स। बताओ फैमिली ऑफ सर्कल से कैसे करोगे? तो मतलब वो लैम्डा एक मान लेंगे हम पैरामीटर, उसे x1 y1 से पास करा देंगे, तो हम लोग को सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, जो जिसका कॉर्ड होगा वो t इक्वल टू s1, और वो x1 y1 से पास कर दी है। फिर एक मिनट रुको, फैमिली ऑफ सर्कल्स को पहले डिफाइन करो। तुम किस फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात कर रहे हो? क्या तुम उन फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात कर रहे हो जो a और b से पास होते हैं? हाँ सर, पहली बात है ना, और उसको तुम फिर वो स्पेसिफिक सर्कल निकालने की कोशिश कर रहे हो जो p से ही पास होता है, करेक्ट? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इन शॉर्ट ये वही मेथड है। अब देखो, तुमने फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं पढ़ा है कई लोगों ने, लेकिन ये वही मेथड बोल रहा है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। ऊपर वो सर्कल निकालना इजी था, इस बार ये सर्कल निकालना इतना इजी नहीं है, बस, है ना, क्योंकि हमने अभी तक फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं पढ़ा है। अगर हम एक बार फिर इस सर्कल की इक्वेशन निकाल लें, क्योंकि हमको ये लाइन फिक्स्ड है और ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो एक बार फिर हमको दोनों सर्कल्स को सबट्रैक्ट करने से कॉमन कॉर्ड मिल जाएगी, और एक बार फिर उस कॉमन कॉर्ड को ये मिड पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो इन शॉर्ट दिस इज द बेस्ट अप्रोच।
It is the best approach to find the equation of circle, subtracting, getting the equation of chord of contact, और एक बार chord of contact आ गई तो उसको पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, सॉरी कॉमन chord आ गई तो उसको पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, आंसर आ जाएगा. सही बात है. लेकिन इस सर्कल की इक्वेशन निकालना फैमिली ऑफ सर्कल्स के थ्रू बेस्ट है. यस. क्या कोई और मेथड है? अब तो तुम्हें समझ में आ गया तुम्हें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है. यानी अब हमारा क्वेश्चन रिड्यूस होकर ये आ गया कि भाई तुमको सर्कल दिया हुआ है, लाइन दी हुई है t = s1, पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, a b और p से पास होने वाले सर्कल को निकालने की क्या दूसरी कोई तरीका है? कोई और मेथड है? बस बताओ. कैन यू यूज अ बेटर अप्रोच? फैमिली ऑफ सर्कल्स हम पढ़ेंगे, बट फैमिली ऑफ सर्कल्स देख ही रहे हो कितना अभी सुनने में तुम्हें लगा. फैमिली ऑफ सर्कल्स काफी यूजफुल होगा सर्कल्स में. बट जब तक तुम, अगर किसी ने फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं पढ़ा है तो भी ऐसा नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. फैमिली ऑफ सर्कल्स बेटर अप्रोच हो सकती है, बट इट इज नॉट द ओनली अप्रोच. तो क्या तुम इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो एबीपी से जो पास होता है? प्रतीक्षा, बताओ यार, इतना भी क्या मुश्किल है भाई? तो हम लोग एक एच कॉमा के सेंटर अज्यूम कर सकते हैं क्या दूसरे सर्कल का? इस दूसरे सर्कल का सेंटर हमने अज्यूम कर लिया. हाँ सर. और सर एच परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो फिर ठीक है. सर वो एंगल भी थीटा हो जाएगा. 90 हो जाएगा. हाँ ठीक है, ठीक है. हाँ आगे बताओ. और सर वो ज्वाइन कर लेंगे पी को सेंटर से तो वो भी थीटा हो जाएगा ना एंगल. ये एंगल थीटा हो गया. परफेक्ट. फिर अभी सर अभी हम एम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. जैसे जो हमें अगर जो पहला इनिशियल सर्कल था उसका अगर हमें इक्वेशन पता है तो फिर हम एम बी निकाल सकते हैं. मतलब उसमें भी वेरिएबल्स रहेंगे जो मिड पॉइंट का जो हम अज्यूम करेंगे. जो मिड पॉइंट हमने मान लो, मतलब ये तुम्हारा एम बी इन टर्म्स ऑफ एच के आ जाएगा, है ना? एम बी विल बी इन टर्म्स ऑफ एच के. हाँ सर. ठीक है सर. उसके बाद तो वो x2, y2 से t = s1 का डिस्टेंस निकाल के tan थीटा से कुछ कर सकते हैं सर, कि बहुत लेंथी हो जाएगा. तुमने सब कुछ सही बोला. तुम एम बी निकाल लोगे. यू हैव एम बी. फर्स्ट ऑफ ऑल एम बी निकाला सकता है. सब लोग ध्यान सुनो, एम बी निकाल सकते हो. बेस्ट मेथड है पैरामीट्रिक. फिर से एक बार आर डिस्टेंस पे सर्कल पे, है ना, मिल जाएगी इनको लाइन. स्लोप पता है, t = s1 को बताइए ना. एक बार तुम्हारा एम बी निकल गया, मान लो एम बी जो है वो आर है. एक बार तुम्हें आर मिल गया, आर की जगह मैं कुछ और ले लूँ, मान लो एम बी जो है वो डी है. तो एम बी एक बार तुमको मिल गया तो तुम्हें ये देखो ना, इस सेंटर में सी अज्यूम कर लो. तुम्हें सी भी मिल चुका है. सी बी रेडियस. सी बी कितना होगा भाई? अगर एम बी हमको पता है, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज एम बी अपॉन रेडियस. तो व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज एम बी अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं? थीटा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम्हें इस नए सर्कल का रेडियस मिल चुका है. बहुत अच्छी बात है. सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस सीएम. तुम सीएम निकाल सकते हो. एक बार फिर पैरामीट्रिक फॉर्म से सी निकाल सकते हो. सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई. ठीक है. लेकिन फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ने के बाद ये काम बहुत आसान हो जाएगा. तो फैमिली ऑफ सर्कल्स पे आएंगे. ये काफी लेंथी हो गया, मतलब मेन लेवल पे नहीं रह गया. ऊपर वाला क्वेश्चन मेन लेवल का है. अब ये एडवांस लेवल का भी नहीं रह गया, बिकॉज इस क्वेश्चन में कोई लेंथी तो है लेकिन कोई बहुत स्पेशल ट्रिक यूज नहीं हो रही है कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली. तो एडवांस और मेन के बीच में अटक गया ये, ऐसा कुछ क्वेश्चन है. ठीक है. तो t = s1 काम में आ सकता है. यस, t = s1 इस टाइप के क्वेश्चन में काम में आ सकता है. t = s1 will give you the chord with a given midpoint. Alright. तो t = 0 हो गया, t = s1 हो गया. एक और चीज है इसी लीग में, एक और चीज है.
और वो है मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, pair of tangents drawn from an external point x1 y1 to the circle s equal to 0 will be, मतलब हम बात कर रहे हैं एक ऐसा सर्कल है और मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसके x1 y1, तो टेंजेंट्स फिक्स हो गई, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट फिक्स हो गई। हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ऑब्वियसली इनको मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और उन यस उन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो इक्वेशन है वो है s1 equals to t square, which is not going to be very useful, trust me. रिजल्ट बड़ा अच्छा है, थियोरेटिकल रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बिकॉज अगेन दिस वर्क्स फॉर एवरी कोनिक, कोई भी कोनिक हो उस पर काम करेगा, बट काम का नहीं है। अरे क्या क्वेश्चन बनेगा यार, टेंजेंट्स के बीच का एंगल बताओ, तो तुम्हें लगता है कि पेयर की जरूरत पड़ेगी? हम निकाल चुके हैं, हम ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं, एंगल निकालने वाले, इक्वेशंस निकालने वाले, सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम सॉल्व कर चुके हैं। सो ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा यूजफुल चीज तो नहीं है ये, लेकिन जानने के लिए अच्छी चीज है कि हाँ, किसी भी कोनिक पे अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालना चाहते हैं, कंबाइंड इक्वेशन एक चाहिए हमको, तो हम ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। वंस अगेन, व्हाट इज s तुमको पता ही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल या कोनिक जो भी है। s1 का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट को तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया उस इक्वेशन में। t आफ्टर रिप्लेसमेंट जो हमको मिलता है, x स्क्वायर को x1, y स्क्वायर को y1। तो एक थियरी के लिए बस एक पॉइंट हो गया, बट एक क्वेश्चन की तरह अगर इसको ट्रीट करो तो अच्छा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन बिकम्स हाउ विल यू प्रूव इट, कैसे प्रूव करोगे कि ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर विल बी द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट। डोंट टेल मी कि हम दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल के मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हम वो नहीं करने वाले हैं, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। यस, तो अब सोचो और बताओ कैसे करोगे काम। रिपीट कर सकते हो क्या करना है? ये ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ p एंड pb, combined equation of PA and PB is ss1 equal to t square. चलो जल्दी सोचना शुरू कर दो। क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर चुके हैं, बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट p इक्वल्स टू r। ये बात सबको पता है कि p इक्वल टू r हम यूज करते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। बट उसकी हेल्प से होता क्या है कि उसकी हेल्प से हमको अलग अलग इक्वेशंस मिल जाती हैं। स्लोप फॉर्म यूज किया तो स्लोप की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, m1 m2 मिल जाएगा, वो सब हो जाता है। बट यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है एक साथ, तो वो काम कैसे किया जाए? सर पीए पे कोई भी पॉइंट लेते हैं। किस पर? पीए पे ले लिया, h कॉमा के ले लिया, ठीक है। अभी सर इक्वेशन आ गई, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। ओके सर, अब स्लोप नहीं सर, सर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाएंगे सर, सेंटर से ए तक पॉइंट ए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो उसको, मतलब ए निकालना चाहते हो? हाँ। ये बहुत लेंथी हो गया यार, मतलब
ए निकालना, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वो भी इन टर्म्स ऑफ एच और के ही आएगा, फिर उसके बाद क्या करोगे? तो और सोचना पड़ेगा। तुमने जिस मोमेंट पे बोला कि इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया एच कॉमा के, पता है ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ, मतलब पर्पस क्या है? ये बताना तुमको कि कोई भी किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आखिर क्या है? SS1 equal to t square is what? Locus of a point. What is pair of straight lines? What is circle? What is parabola? All these are path followed by a variable point. So it was really nice when you said कि ठीक है चलो इसको h comma k assume करते हैं, because you are thinking in sense of locus. H comma k is a point which is lying anywhere on P or PD. It can be on PB as well, कहीं भी हो सकता है, right? इससे पहला फायदा क्या मिला हमको कि हम लाइन की इक्वेशन लिख पाएंगे। लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y minus y1 is equal to y1 minus k upon x1 minus h into x minus x1. This is the equation of सर हम PA और PB. सर हम एक सर्कल एज्यूम करें जिसका रेडियस PA है, फिर क्या करोगे? एंड इट ऑर्थोगोनल कट्स दूसरा सर्कल जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद सर उसके बाद हम ऑर्थोगोनली कट क्यों करेगा भैया? सर उसके टैंजेंट्स क्या? सर सर्कल के सेंटर से पास कर रहे तो। अरे एक का पास कर रहा है, दूसरा तो जब तुम इससे पास करा दोगे सर्कल को तो टेंजेंट कैसे पास करेगी उसके वहां से? सर PA रेडियस है ना? हाँ PA रेडियस। सर्कल का ओरिजिन पकड़ता है ना सेंटर। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पकड़ ले, अरे तुम स्पेशल केस ले रहे हो? सर कर सकते हैं। नहीं मुझे तो ये रिजल्ट प्रूव करना है यार, SS1 equal to t square। तुम ओरिजिन कर लोगे तो वो तो फिर स्पेशल केस में आ जाएगा ना। सर तो जो मैंने बताया था जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो निकाल सकते हैं फिर उसके थ्रू। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चलो ठीक है, तुमने इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, ए निकाल लिया, अब क्या करें? इसके बाद तुमने मान लो, मैं मान रहा हूँ तुमने ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, अब क्या करोगे? सर क्यू भी, हाँ क्यू हमें पता है ना h कॉमा k। तो सर सर हाँ सर PA और PB की कंबाइंड इक्वेशन के लिए सर हम लोग AB के थ्रू जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है और सर्कल जो है, और अगर हम लोग ने x1, y1 को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया तो हम लोग अगर होमोजाइजेशन से हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकाल सकते हैं ना, वैसा कुछ। यस हाँ सर ये ठीक है, ये ठीक है। होमोजेनाइज करके अगर हमने पहले x1 y1 को 0,0 बना दिया तो उसकी वजह से क्या होगा? माइनस जी माइनस एफ बन जाएगा माइनस जी माइनस x1 माइनस एफ माइनस y1, ठीक है ना? रेडियस तो वही रही। AB की इक्वेशन में भी चेंज आ जाएंगे, तुम्हें पता ही है चेंज क्या होंगे, बट ये जो है वो t इक्वल टू 0 से आ रही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब t इक्वल टू 0 की हेल्प से अगर मैंने इस सर्कल को होमोजेनाइज किया, I will directly get this equation. Good solution, very nice, ये अच्छा है। बट हम वापस आते हैं इस चीज पर, तुमने सॉल्व कर लिया, मैं वापस आता हूँ इस पर। ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x माइनस x1 इंटू y1 माइनस k माइनस
y माइनस y1 इंटू x1 माइनस h इक्वल टू 0। ये किस चीज की इक्वेशन है? ये इस टेंजेंट की भी इक्वेशन हो सकती है और ये इस टेंजेंट की भी इक्वेशन हो सकती है, क्योंकि मैंने ऐसा माना है कि जो मेरा पॉइंट Q है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बट ये कब होंगी, मतलब ये टेंजेंट होगी, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं। अभी ये टेंजेंट है कि नहीं हमें पता कैसे? ये टेंजेंट तभी होगी ना जब P इक्वल्स टू R होगा, है कि नहीं? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, और ड्रॉप करते हैं सेंटर से परपेंडिकुलर। सेंटर क्या था हमारा? माइनस जी माइनस एफ। चलो माइनस जी माइनस एफ करते हैं, क्या आएगा अभी? माइनस जी माइनस x1 इंटू y1 माइनस के माइनस एफ माइनस y1 इंटू x1 माइनस h। ठीक लग रहा है मैं? हाँ, अपॉन मॉड ऑफ अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है ए स्क्वायर और क्या है बी स्क्वायर? एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? y1 माइनस के होल स्क्वायर। y1 माइनस के होल स्क्वायर, x1 माइनस h का x1 माइनस h का होल स्क्वायर। करेक्ट। और रेडियस सबको पता है, रूट ओवर। सो आई हैव दिस रूट मॉड ऑफ क्या? मॉड ऑफ माइनस कॉमन निकालने अगर तो f प्लस y1, इसी को प्लस रखते हैं, माइनस पूरा कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो ये आ गया g प्लस एक मिनट, h किधर है? h उधर है ना, h उधर है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। g प्लस x1 इंटू y1 माइनस के, ये माइनस में हटा दिया तो माइनस रहेगा f प्लस y1 इंटू x1 माइनस h इज इक्वल टू रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इंटू रूट ओवर y1 माइनस के होल स्क्वायर x1 माइनस h होल स्क्वायर। थोड़ा भी देखने लेंदी लग रहा है, बट आप सोचो कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। हमारा अगला स्टेप क्या होगा? वी आर गोइंग टू स्क्वायर, वी आर गोइंग टू स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे मॉड हट जाए, स्क्वायरिंग करते ही क्या मिलेगा तुमको? तुमको k और h में सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी, है कि नहीं? तुम्हें h और k में सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। और वो जो h और k की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, वो सेकेंड डिग्री क्यों है? बिकॉज यहाँ पर hk जो है वो केवल एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, वो दोनों स्ट्रेट लाइंस पे हो सकता है। सो लोकस जो इसका है वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये रही। मतलब ठीक है, आगे उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर प्रूव करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। P इक्वल्स टू R। यस, उसने जो बोला शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और होमोजेनाइजेशन यूज किया, इट इज ऑल्सो वेरी गुड, अच्छा मेथड है। बट जो बिल्कुल बेसिक चीज है वो ये है, यूज लोकस। जिस कर्व को स्पेशली जहाँ पे तुम्हें प्रूव करना है, तो पता है कि ये लाइन प्रूव करनी है, सर्कल प्रूव करना है, पैराबोला प्रूव करना है, उस पर एक पॉइंट पिक कर लो और फिर कोशिश ये करो कि सब कुछ उसकी टर्म्स में आ जाए, h और k की टर्म्स में सब कुछ आ जाए, बाकी सारे कांस्टेंट्स, तो आंसर आ गया हमारा। चलो ठीक है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको आगे बढ़ के प्रूव करना, देखो कितना लेंथी होता है इस सोल्यूशन से। 3D में तुम्हें क्या लगता है, क्या 3D में, क्योंकि मैंने अभी तक बताया ना कि 3D में सारे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, कोनिक्स में तो काम करते ही हैं, 3D में भी काम करते हैं। तो 3D में क्या होगा? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। कैन यू इमेजिन? जैसे मतलब 3D में ये सर्कल नहीं रह जाएगा, मान लो ये स्फीयर है, दिस इज अ स्फीयर एंड वी हैव एन एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1। उस केस में मान लो इस स्फीयर की इक्वेशन है s इक्वल टू 0, तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर क्या दे रहा होगा? कोई सोच सकता है? सर कोन। यस, कौन दे रहा होगा सर? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर is the equation of a cone, because इस पॉइंट से दो नहीं, और तो बताया कि इनफाइनाइट, हाँ कितनी, इस पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है ना। तो अगर तुम इन सारी टेंजेंट्स को क्लब कर दो, इनको एक शेप देखो क्या बन रही है, इट इज अ कोन।
it is the equation of a cone. SS1 equal to t square, which in case of 2D, जब मैं इसको obviously कट कर दूंगा एक प्लेन से, तो वो जो कोन था वो दो स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे केवल दो टेंजेंट्स बन जाएंगी, which is actually a cone in 3D. मतलब ये उसका प्रोजेक्शन हो गया वो। तो खैर कोन हमारे सिलेबस में नहीं है ना। 3D में केवल 3D में स्फीयर है, स्फीयर जो है वो मेन स्पेसिफिक टॉपिक है, उसमें स्फीयर है, बट कोन नहीं है। तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर मैं चाहता हूं तुम लोग प्रूव करो, और भी अच्छे मेथड निकाल के लाओ, और भी बेटर मेथड्स इससे निकाल के लाने की कोशिश करो, जो कि हो सकते हैं सर एक इससे डाउट बेटर। था हाँ बताओ सर, आपने जो ये कॉर्ड वाला बताया था ना t इक्वल टू S1, सर उसमें हर बार वो S1 वो 1 वाला पॉइंट मतलब x1 उस y1। पॉइंट को तुमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो S1 है। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि मतलब आपने हर बार वो अंदर ही रखा, वो बाहर हो जाएगा तो बाहर होगा तो क्या होगा? वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है कि अगर मैंने, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसका सर्कल का सेंटर हो गया 0,0, रेडियस हो गई 2। अब मैंने अगर ये पॉइंट एक लिया, मान लो 1,1, तो 1,1 जो है वो सर्कल के अंदर है, और t इक्वल्स टू S1 अप्लाई किया इस पॉइंट के ऊपर, तो t इक्वल टू S1 से we will get the equation of a chord whose midpoint is 1,1. क्या आंसर आएगा भाई? x(1) x into 1 y into 1 minus 4 is equal to 1 plus 1 minus 4, यानी x plus y equals to 2. ये आंसर आ गया हमारा फॉर 1,1। बट मान लो एक पॉइंट ऐसा पिक किया जाए जो सर्कल के बाहर है, जैसे मान लो एक अच्छा पॉइंट लेते हैं, 4,0 ले लिया मैंने, 4,0 सर्कल के बाहर है। अब जरा 4,0 के लिए t इक्वल टू S1 लगाया जाए, ये तो कंफर्म है कि अब कोई कॉर्ड की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि t इक्वल टू S1 से, देखो ना, t इक्वल टू S1 से हमें क्या मिलेगा? t इक्वल टू S1 से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? x(1) x इंटू 4, y(1) 0 हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 0 माइनस 4। सो व्हाट डू यू गेट? क्या आंसर आ रहा है? x equal to 4. x is equals to 4. हाँ भाई, x इक्वल्स टू 4। तो ये किस चीज की इक्वेशन है? ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो पहली बात तो इस पॉइंट से पास हो रही है, 4,0 से पास हो रही है, जो कि होगी बिकॉज अगर तुम इस पॉइंट को t में रखोगे तो S1 इक्वल टू S1, मतलब ये पॉइंट हमेशा इसको सेटिस्फाई करता ही है। दूसरी खास बात ये है कि ये एक ऐसी लाइन है, मतलब अगर तुम सेंटर से इसको ज्वाइन करोगे तो ये देखो राइट एंगल पे आ जाएगा। तो t इक्वल टू S1 in general is the equation of a line which passes through the given point and is, in case of circle, and is perpendicular to the line joining center to this point. Basically ये t equal to S1 सर्कल में एटलीस्ट। तो अगर ये पॉइंट अंदर है तब तो इसीलिए कॉर्ड की इक्वेशन मिल जा रही है, बट अगर ये बाहर आ गया तो फिर तुम्हें कॉर्ड नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सुन मेरी बात? yes. चलो भाई, t इक्वल टू S1 हो गया, और फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए हमको जो है, ये क्या टाइम क्या हो रहा है? टाइम इतना ही हो रहा है जो सही लिखा हुआ है क्या इसमें? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अरे बाप रे, अच्छा। फैमिली ऑफ सर्कल्स तो आज नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। डायरेक्टर सर्कल एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा और पेशेंस हो तो बताओ। 5 मिनट लगेंगे डायरेक्टर सर्कल बताने में मुझे। सर चलेगा? हाँ चलेगा। यस सर। चलो ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लें। असल में सारे पॉइंट्स बहुत छोटे हैं, बट हम डिस्कशन काफी करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। खैर, तो डायरेक्टर सर्कल, एक बार फिर ये वो टर्म है जिस कॉमन टू ऑल कोनिक्स। हर कोनिक में एक डायरेक्टर सर्कल होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल? देखो भाई, टेक एनी सर्कल, you can take any conic, and then we have an external point from where two tangents
can be drawn. ये बहुत अच्छी बात है. But this time these two tangents are special. Angle between these two tangents is 90 degrees. है ना? तो ये जो पॉइंट P है, it is a variable point. अभी भी ये पॉइंट कोई यूनिक पॉइंट नहीं है. तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा ज्योमेट्रिकली कैसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. लेकिन इस पॉइंट में एक बात स्पेशल है, और वो बात क्या है कि जब तुम इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे. अब क्वेश्चन ऑब्वियसली ये होगा कि फिर इसका लोकस क्या होगा. व्हाट शुड बी द लोकस ऑफ सच अ पॉइंट. मैं पहले लिखता हूं. व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल? इट इज लोकस. यस, लोकस ऑफ अ पॉइंट from where two perpendicular tangents can be drawn to given circle. वैसे पढ़ रहे हैं वैसे ये this is generalized to given conic. तो इन केस ऑफ सर्कल ये डायग्राम बन गया भाई. सर्कल बड़ा स्पेशल है. सर्कल में स्पेशल ये है कि अब ठीक है, मान लो ये दोनों टेंजेंट्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं. अगर मैं एक बार को यहाँ से एक नॉर्मल बना दूं, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो, एक ऐसी, हाँ, तो बहुत क्लियर हमको दिखाई दे रहा है कि अब ये एक स्क्वायर बन चुका है. स्क्वायर राइट एंगल तो है ही, और क्योंकि दो एडजेसेंट साइड्स रेडियस हैं तो ये स्क्वायर बन चुका है. और अगर ये स्क्वायर बन चुका है, रेडियस हमको सर्कल की पता ही है, तो ओपी जो है वो हम निकाल सकते हैं. अब अगर ये स्क्वायर है तो ओपी कितना होना चाहिए? ओपी होना चाहिए r√2r. और इसका मतलब ये हुआ कि अब O से P की डिस्टेंस फिक्स हो चुकी है. करेक्ट, क्योंकि r अगर फिक्स्ड है तो r√2 भी फिक्स्ड है. और जैसे ही ये डिस्टेंस फिक्स हुई तो इसी लोकस का तो हम वेट करते हैं. अगर ये डिस्टेंस फिक्स है फ्रॉम फिक्स पॉइंट, then locus of such a point will be a circle. So director circle in case of a circle is another circle, another concentric circle. Sir, always concentric? It is obviously, क्योंकि O ही तो सेंटर था उसका. So it is a concentric circle having radius √2 times the radius of the given circle. ये भी हम लिख लेते हैं. For a circle, director circle is a concentric circle having radius √2 times the radius of given circle. So for S equals to वही अपना x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, equation of director circle will be बोलो भाई, क्या तुम निकाल सकते हो? सर x minus g square plus x plus g whole square ना, minus g. हाँ सर, x plus g square plus y plus f square equal to f square plus g square minus c into 2. सर सही बोल रहा है बाहर, स्क्वायर होता है ना, √2 2 बाहर निकाल दिया. ठीक है. हाँ, तो ये जो है ये उस सर्कल की इक्वेशन है. इसका सेंटर -g -f है, कॉन्सेंट्रिक है. सही है. और रेडियस √2 टाइम्स है. √2 टाइम्स √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy. अब यहाँ पे जहाँ पे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर आता था, अब यहाँ इधर क्या आएगा? 2 टाइम्स
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है कि नहीं? yes, तो क्या आ गया फिर? अगला स्टेप क्या किया जाए? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर को अगर उधर ले जाएं और एक सी को इधर ले आए, बस मैं चाह रहा हूँ कि उसी एस वाली फॉर्म में ही कुछ लिख दें इसको। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसको सी लिख दें, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एक सी को तो शिफ्ट कर दिया, यानी सिंपली एस इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लिख दिया ऐसे लिखने की, क्योंकि ये देखो सर्कल की इक्वेशन ही तो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल and this is radius square, r square. So s equals to r square is the equation of डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल का नाम इसीलिए डायरेक्टर सर्कल है बिकॉज एक्चुअली नॉट इन केस ऑफ सर्कल ओनली, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, दोनों ही केस में इस पॉइंट का लोकस एक सर्कल ही आता है। हाँ, देयर इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ पैराबोला। पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल विल बिकम अ लाइन, पैराबोला में डिस्कस किया जाएगा। हालांकि लाइन को भी बोल सकते हैं इट्स एन इनफिनिट रेडियस सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल में सर्कल ऐड करने का रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द कर्व्स में आंसर एक सर्कल है, तो ये डायरेक्टर सर्कल है ना। डायरेक्टर सर्कल में तो फिलहाल कुछ भी बहुत स्पेशल नहीं था, कोई बहुत ट्रिकी चीज नहीं है, बहुत सिंपली ज्योमेट्री से दिखाई देता है कि रूट 2 टाइम्स होगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस हालांकि इसमें हम करेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। थियरी समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। yes, yes. यस ओके। यस सर। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चंस और एक बढ़िया थियरी, ऑब्वियसली फैमिली ऑफ सर्कल्स बाकी है, तो एक लेक्चर और सही, ठीक है, एक लेक्चर और ले लिया जाएगा। लेकिन अब तुम सर्कल में सब कुछ जानते हो, तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें बुकलेट पूरी खत्म करनी, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि बुकलेट मुझे खत्म करनी है, ठीक है ना। तो बुकलेट जो है अब फिनिश करो, क्योंकि जब